वो एक अंधेरे से भरा हुआ भयानक जंगल था। चारों ओर घने पेड़ और भयानक धुंध छाई हुई थी। एक घने पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा था। वो आंखें बंद किए जमीन पर गोल घेरा बनाकर कुछ भयावह मंत्र पढ़ रहा था। तभी धुंध में एक अजीब सी हलचल होती है। एक भयानक कलात्मक आकृति काले धुएं में बदल जाती है और उसी धुएं से एक खूबसूरत लेकिन खौफनाक लड़की प्रकट होती है। वो धीरे धीरे चलती हुई गोल घेरे में दाखिल होती है। अपनी आंखें खोलो, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है अर्जुन। कौन हो तुम? जिसे सिद्ध करने के लिए तुम 3 दिन से भूखे और प्यासे हो, जिसके लिए न तुमने यहाँ की बेतहाशा ठंड की परवाह की, ना इस भयानक सन्नाटे और वीरानी की। उसे नहीं पहचानते? वो लड़की अर्जुन के और करीब आ जाती है। उसकी मुस्कान अब भयावह हो चुकी है। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ। बोलो अर्जुन, क्या चाहते हो? अर्जुन की आंखों में अचानक नफरत उभर आती है। बदला। उसकी हंसी जंगल की हवा को कंपा देती है। पेड़ कांपने लगते हैं। फिर वो अर्जुन के गले से लिपट जाती है। अर्जुन, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बदला, पैसा, धन, दौलत। बस याद रखना, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी मुझे वो सब कुछ देना होगा जो मैं चाहती हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। कर्ण पिशाचिनी खतरनाक मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है। कितनी अजीब बात है, तुमने ये भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम जुबान दे चुके हो, अब मुकर नहीं सकते। याद रखना अर्जुन, तुमने मुझे सिद्ध किया है और तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। अगर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो तुम काल की आगोश में समा जाओगे और कभी भी मुक्ति नहीं पाओगे। तुम इस संसार के खत्म होने तक प्रेत योनि में भटकते रहोगे। अर्जुन के माथे पर सल उभरते हैं, लेकिन वो कहता है, मुझे सब कुछ मंजूर है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी उसका हाथ पकड़ती है। अगले ही पल दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इस घटना के कुछ समय बाद दिशा एक कैफे में काफी देर से बैठी थी। वो गहरी सोच में डूबी थी। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है। आर्यन आता है। अरे दिशा, मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम घर पर नहीं थी, ऑफिस में भी नहीं थी। सुबह फोन किया तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। दिशा गंभीर मुद्रा में उसकी ओर देखती है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हें कुछ पता भी है? आज पूरे 3 दिन हो गए राहुल ऑफिस नहीं आया। आर्यन मुस्कुराता है, हल्के से हंसता है। क्या दिशा, तुम राहुल को लेकर टेंशन में हो? अरे वो तो अब पूरा मजनू बन चुका है। अगर पूजा उसका फोन नहीं उठा रही तो उसे पूजा के शहर मनाली चले जाना चाहिए। दिशा थोड़ा गुस्से में आ जाती है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राहुल मनाली क्यों नहीं जाता, और मत भूलो उस घटना के बाद हम लोगों ने भी कभी मनाली जाने की हिम्मत नहीं की। और पूजा उस घटना के बाद कितना डर गई थी। उसने अपने आगे की पढ़ाई मनाली में नहीं की, हमारे ही शहर में की। आर्यन बेफिक्री से जवाब देता है। अरे तो फिर वो अचानक चली क्यों गई और राहुल का फोन भी नहीं उठा रही? दिशा गुस्से में बोलती है। तुम भी बिल्कुल बेवकूफ के बेवकूफ रहोगे आर्यन। अरे मनाली में पूजा के पेरेंट्स रहते हैं, तो क्या वो उनसे मिलने भी नहीं जाएगी? कुछ ही देर में आर्यन की कार राहुल के बंगले के सामने आकर रुकती है। दिशा और आर्यन कार से उतरते हैं और बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अरे यार, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है? न ऑफिस आया, न फोन उठा रहा है, न किसी से बात कर रहा है। राहुल धीरे से सिर घुमाता है और आर्यन की ओर देखता है। तुम अच्छी तरह जानते हो आर्यन कि मैं पूजा से कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो कहीं चली गई हो और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे। आर्यन का चेहरा गंभीर हो जाता है। तो फिर एक ही रास्ता है, हम मनाली चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है।
कहीं पूजा बीमार तो नहीं? हो सकता है इसके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अगर मोबाइल खराब भी हो गया होता तो वो किसी और नंबर से मुझे कॉल करती। हमें मनाली जाना ही चाहिए। अरे कम ऑन दिशा, अब उस घटना को भूल जाओ। उसे घटे हुए बहुत टाइम बीत चुका है। हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। राहुल सही कह रहा है, चलो तैयार हो जाओ। आर्यन राहुल की ओर मुड़ता है। राहुल तुम तैयार हो जाओ, हम अभी और इसी वक्त मनाली चल रहे हैं। अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं कि आखिर पूजा ने हमें अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया। आर्यन की बात सुनकर राहुल तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। आर्यन और दिशा बंगले के गार्डन में टहलने लगते हैं। कुछ ही देर में राहुल तैयार होकर बाहर आता है। तभी एक लग्जरी कार आकर गेट के सामने रुकती है और उसमें से एक बेहद सुंदर लेकिन उदास लड़की उतरती है। राहुल उसे देखकर चौंक जाता है और दौड़कर उसके पास पहुंचता है। पूजा, तुम आखिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें पता है मैं, आर्यन और दिशा मनाली ही आ रहे थे। राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मॉम का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि डैड बीमार है, इसलिए मैं अचानक मनाली आ गई। लेकिन वहाँ जाकर देखा डैड बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ तय कर दिया है। आर्यन और दिशा सन्न रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा राहुल की आंखों में आंखें डालकर बोलती है। मैं कुछ नहीं जानती राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। और इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवाएं, हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। पूजा टेंशन मत लो, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करूंगा। वो आर्यन और दिशा की ओर देखता है। राहुल, पूजा, दिशा और आर्यन मैरिज ब्यूरो पहुंचते हैं। कुछ देर बाद राहुल और पूजा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। चारों लोग मुस्कुराते हुए राहुल के घर लौट आते हैं। दिशा मुस्कुराते हुए बोलती है, यकीन नहीं होता, कुछ देर पहले तक हम पूजा को लेकर कितनी टेंशन में थे और राहुल, उसका तो बस रोना ही बाकी रह गया था। और अब देखो पूजा राहुल की वाइफ बन चुकी है। अरे छोड़ो सब, अब जल्दी से इनका रूम सजाओ, आखिर आज रात इन दोनों की सुहागरात है। ये सुनकर दिशा, पूजा और राहुल शर्मा जाते हैं। आर्यन ठहाका लगाते हुए कहता है, अरे लड़कियों को तो शर्माते हुए देखा था, लेकिन ये तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहा है। सभी हंस पड़ते हैं। दिशा और आर्यन मिलकर राहुल और पूजा का कमरा सजाते हैं। हमने तुम्हारा कमरा सजा दिया है। इतनी जल्दी में जितनी अच्छी डेकोरेशन हो सकती थी मैंने कर दी है। और मैं अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। याद रखना, जब मेरी शादी होगी तो मैं तुमसे अपना कमरा सजवाऊंगा। राहुल मुस्कुराता है। दिशा पूजा को राहुल के कमरे में ले जाकर दुल्हन की तरह बैठा देती है। कुछ देर बाद आर्यन और दिशा बंगले से बाहर चले जाते हैं। अब बंगले में केवल राहुल और पूजा, या शायद कोई और भी था। राहुल धीरे धीरे कमरे में आता है। पूजा घूंघट में बैठी होती है। हमारे दोस्तों को भी न जाने क्या सूझी कि उन्होंने तुम्हें दुल्हन बना दिया। जैसे ही राहुल घूंघट उठाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन हो तुम? घूंघट में बैठी लड़की पूजा नहीं थी। उसका चेहरा अचानक भयानक रूप में बदलने लगता है। आंखें लाल, बाल बिखरे हुए, होंठ काले और सड़े हुए। कर्ण पिशाचनी, क्या तुमने कभी कर्ण पिशाचनी के बारे में नहीं सुना? राहुल के पैर कांपने लगते हैं। वो चीखते हुए पीछे हटता है। कौन हो तुम? मैं तो भूल ही गई। जो मेरा नाम सुन ले या मुझे देख ले, वो अगली सुबह किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। उसके दांत नुकीले और बाहर निकल आते हैं। वो बिजली की गति से राहुल की ओर बढ़ती है। अगले ही पल उसके दांत राहुल की गर्दन में धंसा देती है। राहुल के मुंह से हल्की चीख निकलती है। फिर सन्नाटा। कमरे में गूंजती है सिर्फ उसकी हड्डियां चटकने की आवाज। कुछ देर बाद राहुल की लाश जमीन पर पड़ी होती है। कर्ण पिशाचिनी खून से सने होठों के साथ लाश को घूरती है। वो हंसती है और अगले ही पल काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। आर्यन और दिशा बंगले पर आते हैं। बंगले के अंदर कुछ अजीब सा सन्नाटा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
दोनों जैसे राहुल के कमरे की ओर जाते हैं, सामने का दृश्य देखकर दिशा चीख पड़ती है। ओह माय गॉड, आखिर राहुल को किसने मारा? आर्यन स्तब्ध हो जाता है, कुछ पल तक कुछ भी बोल नहीं पाता। सुनो, पूजा कहीं नजर नहीं आ रही, जल्दी से ढूंढो कहीं पूजा भी तो। आर्यन पूरे बंगले में पूजा को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दिशा राहुल की लाश के सामने फूट फूट कर रो रही होती है। पूजा कहीं नहीं है। पूजा का इस तरह अचानक गायब हो जाना और राहुल की हत्या, आखिर ये सब कैसे हो गया? आर्यन तुरंत पुलिस को कॉल करता है। इंस्पेक्टर आता है। ये तुम्हारा क्या लगता था? ये मेरा दोस्त था सर। इंस्पेक्टर लाश को देखता है, माथे पर चिंता की लकीरें उभरती है। ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर से एक एक बूंद खून चूस लिया हो। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। इस तरह की हत्या मैंने अपने करियर में पहली बार देखी है। वो कमरे की सजावट को देखता है। कमरा ऐसे सजा हुआ है जैसे सुहागरात का सेटअप हो। आर्यन, सारी बात बताओ। आर्यन इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताता है। घटना सुनकर इंस्पेक्टर गहरी सोच में डूब जाता है। जो भी हो, हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, और हाँ, तब तक के लिए इस बंगले को सील कर दिया जाएगा। पुलिस राहुल की लाश को स्ट्रेचर पर रखकर बाहर ले जाती है। आर्यन और दिशा टूटे हुए खड़े होते हैं। बंगले का गेट जोर से बंद होता है। बाहर सील की पट्टियां चिपका दी जाती है। शाम को दिशा उदास बैठी हुई थी और आर्यन के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी अभी भी तैर रही थी। दिशा, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ बहुत गड़बड़ है। पूजा का अचानक गायब हो जाना, राहुल की मौत, और अब ये सब। आखिर पूजा राहुल को कैसे मार सकती है? आर्यन की आवाज भर्रा जाती है। क्या तुम्हें यकीन है कि पूजा ने राहुल को मारा होगा? वो तो उससे प्यार करती थी आर्यन। मुझे तो लगता है जिसने राहुल की हत्या की है उसी ने पूजा को भी मारकर कहीं छुपा दिया है। जो भी हो, हमें पूजा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो करना ही होगा। वो कांपते हाथों से मोबाइल उठाता है, नंबर डायल करता है, फिर एक और, लेकिन एक एक करके सारे नंबर स्विच ऑफ। अब बहुत हो गया, हमें मनाली चलना ही होगा। कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर है। अगली सुबह ठंडी हवा में कार के पहिए पहाड़ियों से होकर एक सुंदर कॉलोनी के बाहर रुकते हैं। जिस बंगले के सामने आर्यन और दिशा की गाड़ी खड़ी हुई थी वही था पूजा का घर, लेकिन उसके बाहर कुछ लटका हुआ था। आर्यन, अब देखो, यहाँ तो ताला लगा है। आर्यन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति पीछे से आवाज देता है। आप दोनों कौन हैं? हम पूजा के दोस्त हैं। तो क्या आपको नहीं पता, पूजा और उसके परिवार के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। बुरा? आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, कुछ दिनों पहले पूजा के माता पिता की अचानक मौत हो गई थी और उसके अगले ही दिन पूजा की लाश उसी के घर पर मिली। उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं बचा था। आर्यन और दिशा जैसे समय के बाहर खड़े हो गए। पूजा की लाश आज भी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखी हुई है। बूढ़ा वहां से चला जाता है। आर्यन, ये क्या बोल रहा था वो पूजा मर चुकी है? अगर पूजा 3 महीने पहले मर चुकी थी तो फिर कल जो लड़की हमारे सामने थी जिसने राहुल के साथ शादी की, वो कौन थी? उसका गला सूख जाता है। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। कुछ ही देर में दिशा और आर्यन मनाली के अस्पताल की मोर्चरी में खड़े थे। माहौल भारी था। दीवारें जैसे किसी रहस्य को छुपा रही थी। दरवाजा चरमराता है। एक शराबी चौकीदार लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। अरे, रात को चैन से सोने भी नहीं देते, चलो मेरे साथ आओ। वो दोनों को एक साइलेंट रूम में ले जाता है। वहां भयानक सन्नाटा पसरा होता है। उस रूम में एक्सीडेंट और हादसों में मरे लोगों की लाशें रखी थी। चौकीदार आगे बढ़कर एक फ्रीजर खोलता है और एक लाश बाहर निकालता है। यही है। दिशा और आर्यन की नजर जैसे थम जाती है। आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब वो बूढ़ा सही कह रहा था। पूजा की तो पहले ही मौत हो गई थी।
तो फिर कल जिस पूजा की शादी राहुल से हुई थी वो कौन थी? आर्यन कुछ कहने वाला होता है, तभी पूजा की वहीं पड़ी हुई लाश अपनी आंखें खोल देती है और धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। पूजा और आर्यन दोनों चीख उठते हैं। वो दोनों चौकीदार की तरफ देखते हैं, मगर चौकीदार एक अजीब सी जगह को घूर रहा होता है, जैसे ये सब कुछ उसके लिए सामान्य हो। अचानक लाश फिर से गिर जाती है और राख में तब्दील हो जाती है। तभी वो चौकीदार जो उनके बंगले में खड़ा था अगले ही पल इंस्पेक्टर में बदल जाता है। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर मुस्कुराता है और उसकी शक्ल बदलने लगती है। वो उसी बूढ़े में बदल जाता है जो पूजा के घर के बाहर मिला था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आर्यन की बात पूरी भी नहीं होती कि वो बाबा अब एक भयानक देखने वाली लड़की में बदल जाता है। यही मेरा असली चेहरा है। तुम कौन हो? कर्ण पिशाचिनी, राहुल को जिसने मारा वो भी मैं ही थी। जो इंस्पेक्टर उसकी मौत की जांच के लिए आया था वो भी मैं थी। पूजा के घर के बाहर जो बूढ़ा मिला था वो भी मैं, और यहाँ का चौकीदार वो भी मैं। वो अब तुमसे मिलने को बेताब है। अगले ही पल वो दोनों की तरफ बढ़ती है और तीनों वहां से अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आर्यन और दिशा अपने आप को एक बेहद आलीशान और रहस्यमयी पैलेस में पाते हैं। सामने सोफे पर एक व्यक्ति बैठा है, उसके बगल में एक आतिशदान जल रहा है और पास में वही पिशाचिनी लड़की बैठी है। तुम अर्जुन? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन तुम तो मर गए थे। अर्जुन के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? अब बारी है तुम्हारी। मैंने क्या गुनाह किया था? दिशा से प्रेम करना मेरा कसूर नहीं था। दिशा और आर्यन की आंखों के सामने उनका अतीत चलने लगता है। एक एक पल जिसे वे कभी भूल चुके थे, अब वही अतीत उनका भविष्य बनकर सामने खड़ा था। दिशा, राहुल, आर्यन और पूजा कॉलेज की कैंटीन के बाहर खड़े हैं। तभी एक दुबला पतला लड़का अर्जुन चश्मा पहने वहां आ जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। आखिर मुझ में क्या बुराई है? तुम अजीब हो यार। जब वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती तो जबरदस्ती शादी करेगा उससे? अरे मैंने पहले कहा था इसकी हड्डी पसली एक कर दो, अब ये ओवर कर रहा है। मुझे तो इसकी शक्ल से नफरत है। जानती हूँ इसे। ये अपनी ग्रैंड मदर के साथ शहर से दूर एक वीरान मकान में रहता है। लोग कहते हैं इसकी ग्रैंड मदर तंत्र मंत्र करती हैं, इसलिए कॉलेज में कोई इससे बात नहीं करता। अर्जुन चुपचाप सब सुनता है। उसकी नजरें बस दिशा पर टिकी है। दिशा, अगर तुम आज शाम 5 बजे वैली हिल पर नहीं आई तो मैं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वो मुड़ता है और चला जाता है। चारों दोस्त वहां पहुंचते हैं। अर्जुन पहाड़ी के किनारे खड़ा होता है। दिशा, अगर मैंने इस जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो। बोलो, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ आर्यन से शादी करूंगी। अर्जुन की आंखों में पागलपन उतर आता है। अगर ये जिंदा रहा तो तुम कभी मेरी नहीं बनोगी। वो आर्यन पर झपट पड़ता है। चारों मिलकर अर्जुन को पकड़ते हैं। अर्जुन बुरी तरह पागल हो चुका होता है। काफी देर बाद उसे शांत किया जाता है। अब बहुत हो गया। वो अर्जुन को जोर से धक्का देता है। अर्जुन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसकी चीख सन्नाटे को चीर देती है। और तुमने सोचा कि मैं मर गया? मैं बच गया था। मैंने उसी विद्या का सहारा लिया जिसे मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाया था, तंत्र विद्या। मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया, फिर पूजा और उसके पूरे परिवार को उसी से मरवा दिया। राहुल को मारा पूजा के रूप में जाकर। अब तुम्हारी बारी है आर्यन। कर्ण पिशाचिनी आगे बढ़ती है और आर्यन का खून चूस लेती है। उसकी लाश
दिशा के सामने गिरती है। नहीं नहीं। अर्जुन दिशा के पास आता है। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब? तुमने सिद्धि करते समय ये नहीं जाना अर्जुन, मैं जिसके जीवन में आती हूँ वो किसी और स्त्री को छू नहीं सकता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन किसी और औरत की मौजूदगी कभी नहीं। लेकिन मैंने तो ये सब दिशा को पाने के लिए किया था। अब मैं तुम्हारे जीवन में हूँ हमेशा के लिए। जिसे तुम देखोगे मैं उसे मार दूंगी। वो दिशा की ओर झपटती है, उसका खून पी लेती है। दिशा की लाश अर्जुन के सामने गिर जाती है। ये तुमने क्या किया? तुमने जो किया उसका फल मिला। अब तुम सिर्फ मेरे हो। तुमने जो कहा मैंने सब किया, बदला लिया। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूं। याद है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें भी मुझे वो सब कुछ देना होगा जो मैं चाहती हूँ। अर्जुन खामोशी से बाहर निकलता है, पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है। शायद यही मेरा अंजाम था। वो पहाड़ी से छलांग लगाता है, मगर नहीं, मत करो ये। तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्जुन गिरता है, मगर उसकी आत्मा वहीं फंसी रह जाती है। जिसने पिशाचिनी को सिद्ध किया वो मौत नहीं, अमर शाप पाता है। अब अर्जुन जीवित नहीं, लेकिन मरा भी नहीं।